वेलकम बैक बच्चों, फिज़िक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। ठीक है, ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरह से इसका भी अप्रोच होगा। जिसमें पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहला काम हम लोग ये करेंगे कि सारे एक्सेलरेशंस जो हैं वो लिख देंगे और कंस्टेंट रिलेशन भी यूज़ कर लेंगे। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन फिर कंस्टेंट रिलेशन वैसा ही आएगा जैसा आप डायरेक्शन चूज़ करोगे। तो मैं वो डायरेक्शन चूज़ करता हूँ जिससे मुझे कंस्टेंट रिलेशन निकालने में आसानी होती है। तो मैं मानता हूँ, सपोज़ कीजिए कि इसमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज है ना, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ राइट डायरेक्शन में है a1। ठीक है, अब इसका a1 है तो m2 का भी एक एक्सेलरेशन तो राइट डायरेक्शन में a1 होगा ही। ठीक है, दूसरा मैं मान लेता हूँ इसका वर्टिकल में है a2। अब ये इसका इस वेज का a1 है इधर और इसका a2 है, तो ये टोटल स्ट्रिंग कितना लूज़ होगा, a1 प्लस a2। तो m3 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में होगा a1 प्लस a2। ये कांस्टेंट रिलेशन आपका यूज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन a2 का कुछ और मानते, नीचे मानते, तो यहाँ पे फिर आपको उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता कि a1 माइनस a2 होगा या a1 प्लस a2 माइनस a1 होगा, अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता। इसलिए मैंने इसको ऊपर माना है। अगर मेरा डायरेक्शन एज्यूम करना गलत हो जाएगा तो a2 जो है निकल कर निगेटिव आ जाएगा। तो ये सारे एक्सेलरेशन हमने मान लिए, कांस्टेंट रिलेशन यूज़ हो गया। दूसरा काम ये होता है कि अपन जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सारे बॉडीज़ का और फिर इक्वेशंस लिखते हैं। तो वही काम हमें यहाँ भी करना होगा। तो एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इक्वेशंस लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बड़े मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि स्ट्रिंग का टेंशन T है, तो यहाँ पे एक फोर्स क्या लगेगा, T, यहाँ भी T, इसके खुद का वेट m1g और नॉर्मल रिएक्शन इस पे n। ठीक है, और दूसरा ये m2 m1 पे एक फोर्स लगाएगा जिसको मैं बोल देता हूँ n1, या इसको मैं n1 बोल देता हूँ तो ये n2 हो जाएगा। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन है राइट डायरेक्शन में आपका क्या, a1। तो अब आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है क्या होगा, n1 इज इक्वल्स टू टी प्लस m1g है ना। वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में मोशन होगा तो आप हॉरिजॉन्टल में लिखोगे t माइनस n2 इक्वल्स टू m1 a1। ये जो t फोर्स है n2 से बड़ा होगा क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है उसी हिसाब से लिखेंगे, t माइनस n2 इज इक्वल्स टू m1 a1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैं इस m2 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका टेंशन T लग रहा है, एक इधर से नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रहा है और इधर से इसका वेट m2g। और इसका एक्सेलरेशन दो हैं, एक है राइट डायरेक्शन में a1 और एक है वर्टिकल में a2। तो अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लिख देंगे। पहला लिखेंगे t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a2। वर्टिकल में उसका एक्सेलरेशन a2 है और ऊपर साइड है इसलिए t बड़ा है मेरे अजम्पशन के हिसाब से। और हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा n2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू a1। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे बॉडी का इक्वेशन। तीसरे बॉडी का भी मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये है आपका तीसरा m3 और यहाँ पे टेंशन T, इसका वेट m3g। और इस बॉडी का एक ही एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो है a1 प्लस a2। तो आप क्या लिखोगे, m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3 इंटू a1 प्लस a2। मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3 इंटू a1 प्लस a2। ठीक है,
अब आप इस 4 इक्वेशन की मदद से सब कुछ निकाल सकते हो, A1, A2, T और N2। 4 नोन है, 4 इक्वेशन है। तो इसको बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशंस क्या क्या आए हैं। एक है, ठीक है, दूसरा है, फिर तीसरा है और चौथा है। ये चारों को अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए N2 की वैल्यू क्या है, M2 इंटू A1 है। इसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इधर लेके चले जाइए, A1 कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2। ठीक है, अब T की वैल्यू आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो, और M2 जी मैं उधर लेके चला जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, M2G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A1 माइनस M2 A2। ठीक है, और एक यहाँ पे टी पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, M3G इज इक्वल टू टी, मैं उधर लेके चला जाता हूँ और एक्सेलरेशन A1 और A2 अलग कर लेता हूँ। तो A1 के बगल में क्या आएगा, M3 प्लस M1 प्लस M2, यानी ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A1 प्लस A2 के बगल में क्या आएगा, M3 A2। अब देखिए ये दो इक्वेशन है, इस दोनों की मदद से आप A1 और A2 निकाल सकते हो। क्यों, और अपने को फाइनल आंसर क्या चाहिए, A1। तो अपने को बेसिकली इस दोनों को सॉल्व करना है, जिसमें से हमें A2 एलिमिनेट करना है। ठीक है, इस दोनों में से हम A2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ M2 है, यहाँ M3 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को M3 से, और इस वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे M2 से। तो क्या होगा, ये M3 M2 A2 हो जाएगा, ये M2 M3 A2 का जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ LHS में होगा M2 M3, और इस वाले में होगा, इसमें भी होगा M2 M3, है ना। यहाँ पहले से M3 M2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस M2 M3G इज इक्वल्स टू, अब RHS में दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये तो कट जाएगा, बचेगा A1 और ब्रैकेट में आएगा M1 प्लस M2 इंटू मल्टीप्लाई किए M3 से, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए M2 से, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू M2। ठीक है, तो अब आपका A1 निकल के आ गया। तो आपका A1 निकल के आ गया, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ M2 M3G अपॉन, यहाँ देखिए M1 प्लस M2 इंटू M2 है, यहाँ पे M1 प्लस M2 इंटू M3 है, तो आप कॉमन ले लीजिए M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा इंटू M3 प्लस M2, यानी M2 प्लस M3 हो जाएगा ये, अब प्लस एक ये टर्म आपस में रह जाएगा M2 M3। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है आपका। तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ A1। ठीक है, A1 निकल गया तो आप A2 भी निकाल लोगे। तो ये आंसर आपका आ गया। इसका आंसर हर जगह किताब में या हर जगह गलत दिया हुआ है, यहाँ पे M1 दिया हुआ है, यहाँ पे M1 नहीं M2 होगा। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो A1 का एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रहा है, ट्वाइस ऑफ M2 M3G अपॉन M1 प्लस M2 इंटू M2 प्लस M3 प्लस M2 M3। ठीक है ना, यही है। इस तरह के आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, देखिए A1 का एक्सेलरेशन आपका ये निकल के आया है। अब सपोज़ कीजिए कि M2 ज़ीरो हो जाए, क्या हो, M2 ज़ीरो हो जाए मास, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, M1 का ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, देखिए M2 ज़ीरो हो गया, यानी क्या होगा, टेंशन को आपको ज़ीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर टेंशन ज़ीरो नहीं होगा तो इस मास का, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, टेंशन ज़ीरो होगा। जब M2 ज़ीरो होगा ना,
तो आपका टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, और ये पूरा टेंशन मतलब लूज़ हो जाएगा। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, और ये फ्री फॉल कर जाएगा, जी एक्सेलरेशन से ये गिरेगा। ठीक है, तो उस केस में इस m1 का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, तो ये सही है। उसी तरह अगर m3 ज़ीरो होगा तो m2 फ्रीली फॉल कर जाएगा। ठीक है, m1 में कोई मोशन नहीं आएगा, कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, टेंशन ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर m1 ज़ीरो हो, m1 ज़ीरो होगा जब, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा। क्यों? और जब m1 ज़ीरो हो मतलब इस पर अब नेट फोर्स कुछ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर नेट फोर्स लगेगा तो फिर इसकी एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब m1 ज़ीरो होगा तो t इज इक्वल्स टू n2 आएगा, है ना, t इज इक्वल्स टू n2 आ गया, तो ये लेफ्ट LHS ज़ीरो हो गया, RHS ज़ीरो हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन a1 ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, a1 आप निकालोगे इससे तो आपका a1 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो फिर एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या होगा। ठीक है, जब m1 ज़ीरो होगा तो आप इसमें m1 ज़ीरो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा m2 इंटू m2 प्लस m3, ये जो भी आएगा तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो आप आंसर को इंटरप्रेट भी कर सकते हो इस तरह से। तो ठीक है, ये सब आना चाहिए एग्ज़ाम, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सब करना चाहिए। ये बेसिकली क्या हो गया, दिस इज़ इंजॉइंग द क्वेश्चन। अब आपने बना लिया है, अब आप इंजॉय कर रहे हो क्वेश्चन को, तो ये करना चाहिए हर क्वेश्चन में। और अगर कहीं डाउट हो, कुछ हो दिक्कत, तो आप ज़रूर पूछिए। और प्लीज़ एक बार फिर से सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।